देखना कहां तक हो गया था कल। ठीक है, अब हेडिंग डालना फैलोपियन ट्यूब। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है फैलोपियन ट्यूब। इसी को कहते हैं अंडवाहिनी। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड संरचना होती है। कैसे? कल बताया था मैंने आपको, जल्दी से बता दो। सबसे पहला पोर्शन क्या कहलाता है? फिम्बरी। तो ये फिम्बरी जो है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। अब उसके बाद देख दूसरी कौन सी चीज बताया था, और फिर लास्ट में क्या बताया था। तो ये तीनों वर्ड सबसे पहले तो हमको लिखने हैं, लेकिन इसको अपन ऐसे लिखेंगे, पहले देख लेना। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें पहला वाला क्या हो गया? इनफंडीबुलम। और अच्छे से देख लीजिए, कल जो बताया था सिर्फ ये बताया था, ये जो संरचना है इसको कहते हैं फिम्बरी, या इसको कहते हैं फिम्बरी है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन। लेकिन ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन इसका पार्ट होते हैं। तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं इनफंडीबुलम, और इनफंडीबुलम के आगे पाई जाती है फिम्बरी। तो इनफंडीबुलम का अग्रभाग क्या कहलाता है? फिम्बरी कहलाता है। ये चीज मतलब आपको याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट इनफंडीबुलम है, उसी के सबसे आगे फिम्बरी होती है। ठीक है। दूसरा है एम्प्यूला। एम्प्यूला को एम्प्यूला ही कहते हैं। और लास्ट में आ जाता है इस्थमस। ये 3 पार्ट हो गए। अब सबसे पहले तो आपको इमेज में एक चीज समझ में आ रही होगी, कल मैंने जो बताया था जरा वहीं से शुरू करते हैं। जरा जल्दी से बताओ, अंडाशय काम क्या करता है? अंडाणु नाम की कोई चीज हमने कल देखी ही नहीं थी। दरअसल में हमने देखा था कि प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनता है? बताओ। टर्सरी फॉलिकल जो मैच्योर होता है उसको क्या कहते हैं? और ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर होता है जिसको आप अंडाणु कहते हैं, उसी को मेडिकल साइंस में सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ठीक है, चल जाएगा। अब मैंने आपको कल ये चीज बताया था, जरा जल्दी से मेरे को पहले ये चीज क्लियर कर दो कि ये कौन सी संरचना थी? ग्रेफियन फॉलिकल। ये ग्रेफियन फॉलिकल में से कौन सी चीज बाहर जाएगी? जिसको आप कहते हो अंडाणु। रियल में वो सेकेंडरी oocyte है। तो जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल में से ये अंडाणु आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बता दो घटना कौन सी? बताया था क्या ये चीज? अच्छा, अब एक चीज और मेरे को बता दो, फिर बता दो ग्रेफियन फॉलिकल के साथ क्या होगा? वो किस में तब्दील हो जाएगा? तो ये तो कवर कर चुके थे हम। अब मेरे को जो मेन चीज आपको बतानी थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल में होती है वो 28 डेज तक चलती है। तो 28 डेज तक चलने में जो इसका जस्ट हाफ होता है 14 डेज, तो इस 14 डेज में दरअसल में ये बाहर आता है। मतलब ओव्यूलेशन जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें डेज के बाद होता है। याद रखिएगा, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हुई उसके फिक्स। अच्छा, आप इसको मेडिकल साइंस में बोलेंगे। अच्छा, मेरे को एक नॉर्मल सी बात बताओ सोच समझ कर। जब अंडाणु बाहर आएगा, फिम्ब्रिया उसको ट्रैप करेंगे, वो कहां पहुंचेगा फिर? मिडिल रीजन में, मतलब एम्प्यूला में। उससे क्या मिलेगा? स्पर्म। तभी क्या होगा? निषेचन। और फिर जो जाइगोट बनेगा, उससे जो एम्ब्रियो बनेगा, वो गर्भाशय की दीवार में अटैच होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? अब आप मेरे को एक बात बता दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो किस पर्टिकुलर डे पे ये अंडाणु बाहर आता है? 14 डेज पे। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेगा 8 to 14 डेज। फिक्स 14 नहीं है, ये सिखाने पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा 14, 8 to 14 डेज।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हुई, ब्लीडिंग बंद हुई लेडीज को, फिर जब वो नॉर्मल हुई तो फिर उससे अगर हम काउंट करें तो फिर 8वें डे से 14 डे के बीच में ओव्यूलेशन होता है। जिनको बच्चे नहीं होते तो बोला जाता है कि इस टाइम को ही आपको याद रखना है, ये है फर्टाइल विंडो, क्योंकि इसी दौरान क्या चीज आएगा, ओवम आएगा, और इसी दौरान स्पर्म यदि मीटिंग हो गई तो फिर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। तो ये फर्टाइल विंडो मानी जाती है। जो जनरली फर्टाइल विंडो मेडिकल साइंस में बोलता है 14 डेज पे होती है, लेकिन हम बोलेंगे 8 to 14, थोड़ा सा ये याद रखना। अब मुझे आप ये बता दो, अंडवाहिनी में सबसे पहला पोर्शन कौन सा था, इनफंडिबुलम, उसका सबसे आगे वाला भाग क्या कहलाएगा, फिम्ब्रिय। इसका काम क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया से अंडाणु बाहर आया है, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया से बाहर निकले अंडाणु को पकड़ना या ट्रैप करना, यह है फिम्ब्री का काम। लिखना पहला स्टेटमेंट, किसके नीचे लिख रहे हो, इसी फिम्ब्री के नीचे पहला नंबर। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को क्या लिखवा दूं भाई, पकड़ना ज्यादा अच्छा है कि संग्रहित करना ज्यादा अच्छा है? संग्रहित का मतलब समझ में आ रहा है, पकड़ना ज्यादा बेहतर है भाई। तुम्हें दोनों लिख सकते हो। एक बुक में संग्रहित लिखा था, मैं 2 दिन परेशान हुआ, तब मुझे समझ में आया कि पकड़ना को संग्रहित बोलते हैं। और एक चीज और पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ये रियल स्ट्रक्चर है। मतलब जनरली बुकों में, कई बुकों में ऐसा बता दिया गया है कि जैसे ये ओवरी है, अरे हाँ या ना, थोड़ी दूर होता फेलोपियन ट्यूब का ये फिम्ब्री स्ट्रक्चर, असल मायने में बिल्कुल उसी के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, इसी के ठीक ऊपर ऐसा होता फेलोपियन ट्यूब का फिम्ब्री स्ट्रक्चर, कि बस एग निकला सीधे के कौन ट्रैप कर लेगा उसको। तो ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ये चीज है, ये कहलाते हैं फिम्ब्री। तो जैसे ये जो फिम्ब्री है, तो ठीक फिम्ब्री जो होती है वो इसके ठीक ऊपर होगी ओवरी के, कोई गैप वैप नहीं होगा इनमें, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले रीजन पे, इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे रीजन पे, एम्पुला का फंक्शन बताओ जल्दी से देख के। फेलोपियन ट्यूब को किस लिए जाना जाता है, फर्टिलाइजेशन साइट है, निषेचन संपन्न होता है। लेकिन अब आप बताओ, चित्र देख के बताओ, रियल में कहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एम्पुला रीजन में। तो जो ये एम्पुला लिखा है, इसी के नीचे आप एक स्टेटमेंट लिखना, निषेचन स्थल, निषेचन स्थल। और एक ये डायग्राम बना लेना छोटा सा, ये अंडाणु, ये शुक्राणु, प्रक्रिया निषेचन, ऐसा। वो शुक्राणु का चम्मच ज्यादा लग रहा है, हाँ, तो अपने हिसाब से तुम बना लेने। हाँ, अगला क्या है, इस्थमस का कोई खासा रोल नहीं है, बस अपन ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीज है ये है इस्थमस। इस्थमस किससे जुड़ा है, गर्भाशय से। तो बस एक स्टेटमेंट लिख लो इस्थमस के नीचे, गर्भाशय से जुड़ा हुआ भाग। तीनों पोर्शन पता चल गया, क्या काम करते हैं वो पता चल गया। अब फटाफट लिखो मेंस का 3 मार्कर, फेलोपियन ट्यूब के कार्य, वही लिखना है जो आप ऊपर लिखे हैं, फेलोपियन ट्यूब का कार्य। थोड़ा सा क्लियर कर लो, फेलोपियन ट्यूब मतलब तीनों पोर्शन आ जाएंगे, इनफंडिबुलम आ जाएगा, एम्पुला आ जाएगा और इस्थमस आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से अंडाणु निकलेगा, अंडाणु निकला, अच्छा अंडाणु निकलेगा तो सीधे सीधे आता है ऐसा कि कुछ होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो उसको पाथ देता है। तो ध्यान से सुनना, जो फेलोपियन ट्यूब होता है, जैसे मान लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब है, तो इसके अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको कहते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, और यही सीलिया अंडाणु को बताओ कहां पर मूव कराएंगे, आगे। भाई ये हो गया, मान लो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या हो जाएंगे आपके फिम्ब्री। तो फिम्ब्री ने कैप्चर किया तो अंडाणु आ गया यहां। अब बताओ ये अंडाणु अपने आप जाएगा आगे, तो कौन सा स्ट्रक्चर उसको आगे ले जाएगा, फिम्ब्री। तो बताओ सीलिया स्ट्रक्चर किसके अंदर पाया जाता है,
और ये काम क्या करता है? अंडाणु को कहां की तरफ ले जाता है? गर्भाशय। तो एक स्टेटमेंट लिखना, अंडाणु को, हाँ कार्य, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक सीलियरी बॉडी द्वारा पहुंचाने का कार्य। सीलियरी बॉडी मतलब सीलिया को थोड़ा स्टैंडर्ड लिख दिया, सीलियरी बॉडी। एमबीबीएस के थर्ड ईयर में होते तो मुझे मूवमेंट भी बताना पड़ता, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे बढ़ता है। ठीक है, दूसरा लिखना, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा काम बताओ जल्दी से, जो मेन काम है। लिखना, निषेचन प्रक्रिया यहीं संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कहां? ठीक है, चलो अगली हेडिंग 3 मार्कर क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी। दो ही कार्य हैं, तीसरा काम नहीं है, तीसरा एक लक्षण है। कई बार क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवम का बताओ फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा? जायगोट से क्या बनेगा? भ्रूण जनरली कहां अटैच होता है? गर्भाशय की कौन सी दीवार में? जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। लेकिन कई बार यदि भ्रूण यहीं अटैच हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में ही, तो ऐसा भी कई बार होता है। लेकिन जैसे 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 एम्ब्रियो बड़ा होगा तो फैलोपियन ट्यूब रफ्चर हो जाएगी, और फैलोपियन ट्यूब यदि रफ्चर हुई तो इसका मतलब है कि फिर महिला इस साइड से कभी भी अंडाणु उत्पादित तो कर पाएगी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ये है कहानी। तो एक और काम है उसको, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी यही हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। चलो छोड़ो, यू आर नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ सीनियर। आगे मेरा ये कहना है, फर्टिलाइजेशन जहां होता है, अगर मैं इस जगह को कट करूं और धागे से बांध दूं, तो बताओ मेडिकल साइंस में इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महिला नसबंदी, जिसको इंग्लिश में ये कहते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी के बाद नीचे वाली लाइन में लिखो उपनाम महिला नसबंदी, और जो लिखा रहा हूं उसको पहले लिख लेना, क्योंकि जो लिखोगे वो चीज इजीली क्लियर है। जैसे जनरली 2 ही बच्चे घर में अच्छे, 2 बच्चे के बाद आप नहीं चाहते कि फैमिली बढ़े, तो जनरली जो होती है, जेंट्स भी ऑपरेशन करा लेते, लेडीज भी ऑपरेशन करा लेती। तो लेडीज के लिए ये ऑपरेशन होता है कि सीधे सीधे इधर एक चीरा दिया जाएगा, है ना, सीधा सीधा फैलोपियन ट्यूब बाहर, उसको कट किया, धागे से बांध दिया, लो ऑपरेशन हो गया। 2-3 घंटे का आराम दे दिया, उसके बाद बोला जाओ घर में खेलो कूदो। लिखना, महिलाओं में शल्य चिकित्सा के द्वारा, इसमें नो सेकंड पॉइंट नहीं, इसी का डिस्क्रिप्शन अब लिख रहे हैं अपन। महिलाओं में शल्य चिकित्सा के द्वारा, शल्य चिकित्सा बोले तो ठीक है, लेकिन याद रखना माइनर सर्जरी है। शल्य चिकित्सा के द्वारा परिवार नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत, परिवार नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत एफटी को कट कर, एफटी मतलब ट्यूब को कट कर इसे धागे से बांध दिया जाता है। धागा कौन सा होता? नो 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 नो, प्रोटीनियस खोल होगा वो। हाँ, लेकिन वो खोल होगा, प्रोटीनियस खोल, जो घुलेगा नहीं, क्योंकि अगर वो घुल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए कई बार हम क्या यूज करते हैं, पॉलिएस्टर रेयान वाला धागा यूज करते हैं।
मतलब ऐसा धागा यूज करते जो हमारी बॉडी में घुले ना, क्योंकि अगर घुल गया तो फिर से दिक्कत हो सकती है, ये चीज है। अगला स्टेटमेंट लिखना। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये बताया है क्या फैलोपियन ट्यूब की आंतरिक दीवार में सीलिया पाए जाते हैं जो किसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं? तो ये लिखना है कि रहने दें? अब पता तो चल गया, अब क्या है, रहने दो, आगे चलते। अब हेडिंग डालना गर्भाशय। कौन से आर्गन की बात करेंगे अब हम? गर्भाशय। तो सबसे पहले आप दो तीन चीजें लिख लो। मांसपेशियों से बना यह अंग, मांसपेशियों से बना यह अंग अब जो लाइन आप लिखोगे ये सबसे अहम वर्ड है। कोई तुमसे पूछे यूट्रस क्या होता है तो तुमको ये लाइन बोलनी है, तो लाइन चेंज करके लिखना, निषेचित अंडाणु पहले मुझे मतलब बताओ ये दो वर्ड का मतलब क्या है? अंडाणु और शुक्राणु मिल गए मतलब? बिल्कुल नहीं, ये भ्रूण होगा, ब्रैकेट में लिखो भ्रूण। एकदम गलत लिखा है तुमने। अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद बनता है भ्रूण। एक भी नहीं बोला, एक भी, सब दिलेरी से लिखते चले गए। तो बताओ निषेचित अंडाणु का मतलब भ्रूण होगा कि जायगोट होगा? दिमाग काम कर रहा है? हाँ। तो निषेचित अंडाणु ब्रैकेट में जायगोट का भ्रूण में परिवर्तन। एवं विकास हेतु स्थान। विकास हेतु स्थान। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इस इमेज में देखो, बताओ यहां क्या खत्म हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब। फिर जो ये वाला पोर्शन है ये क्या शुरू हुआ? गर्भाशय। तो आप ये देखो इधर पे ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये दो चीजें दिख रही हैं, यही है दरअसल में जायगोट से बना भ्रूण। तो जायगोट को भ्रूण में परिवर्तित करने के लिए कौन जगह दे रहा है? गर्भाशय। और केवल परिवर्तन कर रहा है कि जगह भी दे रहा है कि आके आके अटैच हो सको? तो ये देखो ये चीज जो है इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब यहां से थोड़ा सा वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ना जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो अब मेरे को एक बात बता दो साफ साफ, मैं दो इसको कल भी मैंने आपको बताया था कि गर्भाशय मांसपेशियों से बना एक अंग है, कितनी भित्तियों से बनता है? तो यह स्टेटमेंट लिखना, इसके बाद शुरू करते कहानी। लिखना गर्भाशय में उपस्थित तीन भित्तियां बीचों बीच, या साइड हेडिंग जैसा आपको लिखना हो। गर्भाशय में उपस्थित तीन भित्तियां, उसके बाद यह डायग्राम बनाना है। गर्भाशय में उपस्थित तीन भित्तियां, जल्दी से बता दो सबसे बाहर वाली क्या कहलाएगी? फिर जो बीच वाली होगी वो क्या कहलाएगी? कल मैंने इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई थी। बताओ मायोमेट्रियम को मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बताई थी? क्योंकि मायोमेट्रियम ही, मायो का मतलब होता है मांसपेशी से मिलकर, अच्छे से याद रखना, गर्भाशय में रियल जो मांसपेशी से मिलकर बनती है वो मायोमेट्रियम है, मतलब जो मध्य भित्ति होती है। ये एम फॉर मध्य, एम फॉर मायो। और बाह्य को क्या बोल देंगे? पेरी। और अब मेरे को एक बात बता दो, सबसे आंतरिक वाली को क्या बोलेंगे?
तो सबसे जो आंतरिक वाली है ये चीज, इसको बोल देंगे एंडोमेट्रियम। ऐसा। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब बच्चे का बर्थ होता है तो गर्भाशय पुश करता है, मतलब गर्भाशय संकुचित होता है। अब आप बताओ, गर्भाशय संकुचित होता है का मतलब है ये तीन भित्तियां संकुचित होती हैं। तो ये तीन संकुचित होती हैं कि इनमें से कोई एक संकुचित होती है? उसको संकुचित कौन कराता है? रिलैक्सिन हार्मोन सिर्फ बंद अपर्चर को खोलता है। असल इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन, जो ब्रेन के किस भाग से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। कहानी जुड़ती चली जाएगी, इसलिए बड़े आराम आराम से चीजें कवर करा रहा हूं। तो चलो, इतना हो गया, सबको इमेज बना ली सबने। बाह्य भित्ति कौन सी हो जाएगी? मध्य वाली कौन सी हो जाएगी? और आंतरिक वाली कौन सी हो जाएगी? पीरियड्स के दौरान गर्ल्स को जो पेन होता है वो इसके कारण होता है, मायोमेट्रियम। ये है रियलिटी। चलते हैं आगे। अब पेरीमेट्रियम के बारे में क्या लिखें, जल्दी से बता दो। पहले लाइन, गर्भाशय की बाहरी, गर्भाशय की सबसे बाह्य भित्ति लिख लो, कभी नहीं आएगा। पूरी कहानी बेस है मायो पे और एंडो पे, इसको समझना। मायोमेट्रियम स्टार्ट करें, क्योंकि एक ही लाइन है पेरीमेट्रियम में बस। हाँ, मायोमेट्रियम की बात है, गर्भाशय का संकुचन। इसी के ठीक नीचे बताओ, गर्भाशय का संकुचन गर्भाशय की कौन सी भित्ति के द्वारा होता है? बिल्कुल सही है। तो मायोमेट्रियम के नीचे लिखना है गर्भाशय का संकुचन। टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। बच्चे के जन्म, अब ये थोड़ा लंबा स्टेटमेंट जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। बताओ, बच्चे के जन्म के समय कौन सी भित्ति कॉन्ट्रैक्ट होगी गर्भाशय की? क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगी? अब ये पूरा लाइन लिखना है, तो वहां तो तुम जहां चित्र बना रहोगे वहां जगह होगी नहीं। तो एक काम करो कि तुम हेडिंग डालो, फिर से मायोमेट्रियम और डिस्क्रिप्शन करना स्टार्ट कर दो। शुरू करें। लिखना, बच्चे के जन्म के समय अर्थात 9वें महीने में, बच्चे के जन्म के समय अर्थात 9वें महीने में पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन, स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की भित्ति को संकुचित कर, गर्भाशय की भित्ति को संकुचित कर बच्चे के जन्म में सहायक होता है। हमेशा याद रखना कि जब भी ऑक्सीटोसिन वर्ड बोला जाएगा तो गर्भाशय की जो मिडिल वॉल है उस पे फंक्शनिंग है उसकी, याद रखना। मतलब, और इसी वजह से जल्दी से बता दो, ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं अपन? बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्यों बर्थ हार्मोन कहते हैं? क्योंकि जब गर्भाशय क्या करेगा? पुशअप लेगा, जैसे आप इस इमेज में देख लो, ये है। जब ये पूरा गर्भाशय पुश करेगा, निश्चित रूप में ये इस तरह से पुश करेगा, तो बच्चा कहां की तरफ आएगा? बाहर। तो गर्भाशय में क्या पेरीमेट्रियम पुश करता है? ना। एंडोमेट्रियम पुश करता है? ना। मायोमेट्रियम पुश करता है।
और मायोमेट्रियम की टोटल फंक्शनिंग बताओ किस हार्मोन के कारण है। अब मेरे को एक बात बताओ एकदम सिंपल, चिट्टी वाली मूवी देखी तुमने? उसमें बताओ वो लेडी जो है वो बच्चे का बर्थ क्यों नहीं कर पा रही थी उस मूवी ना? उस बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी मायोमेट्रियम एक्टिव थी, सही थी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत थी कि बच्चा गर्भनाल में फंस गया था। अब बताओ बच्चा यदि गर्भनाल में फंस जाएगा और नेचुरल डिलीवरी यदि होगी तो निश्चित रूप में कौन सी नाल कट सकती है? बच्चे का ब्लड उसी से जुड़ा है, एकदम से बाहर आ जाएगा, बच्चे की डेथ हो सकती है एक्सेस ब्लड लॉस के कारण। तो इसलिए फिर उस मूवी में क्या दिखाया गया? सिगमी करेंगे, मतलब सीधा पेट काटो, बच्चे को बाहर निकाल लो। अरे हाँ या ना, देखा नहीं देखा? ये है। तो अब आप मेरे को बताओ, किसी भी बच्चे का जो बर्थ होता है तो गर्भाशय की कौन सी भित्ति उसको प्रेशर देती और बच्चा बाहर आता? लेकिन यदि गर्भाशय की ये मिडिल वाली भित्ति प्रेशर जनरेट ही ना करे, प्रेशर एक्सर्ट ही ना करे, जैसे आप लोगों के साथ होगा, क्योंकि ऐसा कोई फिजिकल वर्कआउट आप लोग करते ही नहीं हो, आप लोग में से सबका होगा सीजर, लिखित में दे सकता हूं, और सीजर नहीं भी होगा तो तुम लोग आगे बढ़ के ही सीजर करवाओगे, ये भी लिखित में दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसा कोई वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो जिससे मायोमेट्रियम पर प्रेशर पड़े और वो उस टाइम के लिए प्रिपेयर हो। ऐसी कंडीशन में जब आप 9 मंथ में होगे, बच्चा होगा, बाहर पुशअप ही नहीं करेगा, मतलब मायोमेट्रियम फंक्शनिंग में नहीं होगी, तो एक इंजेक्शन लगाएंगे आपको। हालांकि उसके पहले वो सीजर कर डालेंगे, लेकिन अपने जैसा कोई होशियार होता है तो अपन कहते हैं कि क्यों डॉक्टर इधर फंस रहे हो, एक काम करो, गर्भाशय की मिडिल वॉल संकुचित नहीं हो रही ना, जिससे बच्चा बाहर अपना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पा रहा, बाहर नहीं आ रहा, तो एक काम करो, ऑक्सीटोसिन जो है ये आर्टिफिशियली भी बनता है, या आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन भी मिलता है मेडिकल में, और इसको इस नाम से बेचा जाता है। किस नाम से बेचा जाता है? तो एक पिटोसिन का मैं क्या मंगवाऊंगा, सिरिंज, और दवाई मंगाऊंगा, उसको तत्काल सिरिंज में भरूंगा उसको, और फिर महिला के यूट्रस में बताऊं कहां इंजेक्ट करना है मुझे, मायोमेट्रियम में। जैसे ही मायोमेट्रियम में आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन मतलब पिटोसिन गया, फिर से मसल्स अपना काम करना शुरू कर देंगी, बच्चे का बर्थ हो जाएगा। डॉक्टर इस चीज को तुमसे जानबूझ के छुपाते हैं और तुमको प्रवोक करते हैं कि यार सीजर कराना ही पड़ेगा वरना बच्चे की जान में खतरा है। नोट लिखना, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन ब्रैकेट में पिटोसिन, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन ब्रैकेट में पिटोसिन के प्रयोग द्वारा गर्भाशय को आसानी से संकुचित कराकर, गर्भाशय को आसानी से संकुचित कराकर बच्चे का बर्थ कराया जा सकता है। अगली हेडिंग एंडोमेट्रियम, इसको अच्छे से पढ़ना, पूरी कहानी यहीं पर है। एंडोमेट्रियम, हाँ जल्दी से बताओ पहली लाइन क्या लिख रहे हो? गर्भाशय की कौन सी दीवार? तो इस इमेज में बताओ जल्दी से, मैं जिसमें मार्क कर रहा हूं, बताओ ये कौन सी दीवार हो गई? ये बाह्य दीवार। ये कौन सी दीवार हो गई? ये आंतरिक दीवार। ये है एंडोमेट्रियम। और इसके बीच वाली जो है ये कौन सी हो गई? तो कहानी क्लियर है, अब हम इसके बारे में कवर अप करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट वही है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार, गर्भाशय की आंतरिक दीवार मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, लाइन चेंज करके, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रक्त एवं अनिषेचित अंडाणु को
रक्त एवं अनिषेचित अंडाणु को रक्तस्राव द्वारा महिला की बॉडी से बाहर करना। पहला काम ये था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। मतलब ब्लीडिंग जो होती है, उस ब्लीडिंग में क्या चीज भी निकलता है साथ ही साथ में, अनफर्टाइल एग। दूसरा, अब देखो ये जो चीज बताने वाला हूं ये थोड़ी कठिन है भाई, लेकिन जिसको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आ जाए तो फिर मुझे इसके लिए एक अलग दिन लगता है खाली ये वर्ड समझाने में कि जायगोट से भ्रूण कैसे बनता है। और जब मुझे स्टेम सेल पढ़ाना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ाना पड़ता है, तो फिर झक मार के मेरे को उस समय ये बताना ही पड़ता है, और मैं इस चीज से बचता हूं। फिर भी आप सुन लो, केवल मैं जो मेन चीज बताने वाला हूं। हाँ, इधर से क्या चीज आएगा, अंडाणु। इधर से क्या चीज आएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, तो ये है अंडाणु और ये है शुक्राणु। जल्दी से बताओ क्या बन गया। अब थोड़ा सा मुझे मेरी मदद ये कर दो कि बताओ जाइगोट से क्या बनेगा आगे। तो जाइगोट से आगे क्या बनता है, भ्रूण। अब बताओ भ्रूण से क्या बनेगा, भ्रूण से कुछ ना हो बनेगा, भ्रूण से 3 अवस्थाएं बनेंगी। एमपीपीएससी मेंस का 5 मार्कर क्वेश्चन। भ्रूण से 3 अवस्थाएं बनती हैं, भ्रूण में 3 अवस्थाएं बनती हैं, इसलिए मैंने बोला था कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे। मोरुला, दूसरी है ब्लास्टुला, कभी नाम सुना होगा। और जो लोग क्लोनिंग पढ़े होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़े होंगे, तो मैंने आपको बताया होगा कि जैसे वो चातक नक्षत्र का पक्षी, वो चातक नक्षत्र के पानी की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते पूरे साल भर। डॉक्टर लोग जो क्लोन करते हैं और जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाले डॉक्टर होते हैं, वो बिल्कुल टकटकी लगा के देखते हैं इस अवस्था को, बिल्कुल वैसे ही जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के पानी को टकटकी लगा के देखता है। उसी तरह से जितने भी क्लोनर होते हैं और जितने भी टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो इस अवस्था को बड़े गौर से देखते हैं। और मैं बस इतनी मदद कर सकता हूं। एक और अवस्था है इसमें, एक हो गया मोरुला, एक हो गया ब्लास्टुला और एक हो गया गैस्ट्रुला। तो पहले तो मुझे आप ये चीज बता दो कि भ्रूण में कितनी अवस्थाएं होती हैं। ध्यान से सुनना, जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूं। बच्चे का बर्थ कितने दिन में होता है, मैंने दिन पूछा है, कितना। तो 280 दिन में बच्चे का बर्थ होगा। मुझे बताओ डे 0 क्या होता है, ये है डे 0। जायगोट का बनना डे 0 है, मतलब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो ये हो गया डे 0, मतलब जायगोट बना, ये डे 0 है। अब जायगोट से जल्दी से बता दो क्या है। जायगोट एक सेल है, वो डिवाइड होगी, तो डिवाइड होगी तो एक जायगोट से कितनी सेल बनेंगी, 2। 2 से कितनी बनेंगी, 4। 4 से कितनी बनेंगी, 8। 8 से कितनी बनेंगी, 16। तो जब भ्रूण 16 कोशिकाओं के रूप में होगा, मतलब जब भ्रूण ठोस गेंद के रूप में होगा, बस जो मुझे मेन चीज बतानी है आपको वो ये है, डे 4 में आप ऐसे होते हो। जल्दी से बता दो कैसे होते हो, ठोस गेंद के जैसे। अभी आपकी बॉडी में, अच्छा बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 5000 अरब। मतलब 280 दिन के बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके शरीर में 5000 अरब सेल हैं। चौथे दिन देखो जरा, बच्चे के शरीर में कितनी कोशिकाएं थी, 16। ये मैंने बताया ना, ये बहुत टिपिकल है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। अब मुझे जल्दी से बता दो, ब्लास्टुला में बच्चा ठोस गेंद के जैसे होता है कि खोखली गेंद, तो ये ब्लास्टुला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ब्लास्टुला बन पाता है 6वें दिन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, स्पर्म ओवम फ्यूज हुए, क्या बन गया, क्या बन गया, जाइगोट बन गया, मतलब डे 0 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से किसको, जाइगोट को यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पहुंचने में बताओ कितने दिन का समय लगेगा, 6 दिन। क्योंकि गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जो ये चीज अटैच देख रहे हो तुम, ये मोरुला नहीं, ये है ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला जल्दी से बताओ भ्रूण है कि भ्रूण की एक अवस्था है। अब गर्भाशय का काम बताओ जल्दी से,
किसको स्थान प्रदान करता है, किसको जुड़ने के लिए स्थान देता है? ब्लास्टुला, मतलब भ्रूण की कौन सी अवस्था को? दूसरी। स्टेटमेंट लिखना, भ्रूण द्वारा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, भ्रूण द्वारा गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया भ्रूण द्वारा गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया गर्भाधान, हाईलाइट कर लेना इसको, या इम्प्लांटेशन कहलाती है। जल्दी से बताओ क्या कहलाएगी? गर्भाधान या इम्प्लांटेशन कहलाती है। एक बार फिर से बता दो जल्दी से, गर्भाशय का काम लिखना, भ्रूण की द्वितीय अवस्था, भ्रूण की द्वितीय अवस्था ब्लास्टुला को, भ्रूण की द्वितीय अवस्था ब्लास्टुला को जुड़ने हेतु माध्यम प्रदान करना। चित्र में देखो, ये दिख रहा है ये चीज, और देखो ये गर्भाशय की कौन सी वॉल से अटैच हो रहा है? क्या चीज अटैच हो रहा है? ये ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला यदि, जैसे मान लीजिए ये ब्लास्टुला है और ये यूट्राइन वॉल है, तो ब्लास्टुला यदि गर्भाशय की दीवार से अटैच हो गया, इसी को कहते हैं कि गर्भाधान हो गया, मतलब गर्भ ठहर गया। अब अगर यहां तक पहुंचे हो तो एक सच्चाई और सुनो, ये चीज नाम बताओ, किसकी दीवार से अटैच हुआ है? एंडोमेट्रियम को ब्लड से परिपूर्ण बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की। मतलब जब, यहां ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं, जल्दी से बता दो, जायगोट बनना मतलब कौन सा डे था? 0 डे। ब्लास्टुला अटैच कब होगा? कितने दिन हैं एंडोमेट्रियम की वॉल में ब्लड की बराबर सप्लाई करने के? 6 दिन। तो बताओ इन 6 दिनों में किसका काम बढ़ जाएगा? याद रहेगा कि प्रोजेस्टेरोन को ज्यादा ब्लड की सप्लाई बताओ कहां करवानी ही करवानी है? एंडोमेट्रियम। तो ये इन 6 दिनों में एंडोमेट्रियम में ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा, और इसी ब्लड के कारण ये क्या हो जाएगी? बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, और इजीली बताओ कौन उससे अटैच हो जाएगा? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ब्लास्टुला में कितनी सेल हैं? 64 सेल हैं। पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। धीरे धीरे ब्लास्टुला क्या होगा? ब्लास्टुला से अगली स्टेज आएगी गैस्टुला, धीरे धीरे गर्भस्थ शिशु बनेगा। अरे हाँ या ना? कितने वजन का होगा शुरू में? 250, फिर आधा किलो, फिर 1 किलो, फिर 1.5 किलो। तो बताओ गर्भस्थ शिशु का साइज बढ़ता जाएगा। तो गर्भस्थ शिशु का साइज बढ़ता जाएगा तो गर्भस्थ शिशु अटैच किससे है? गर्भाशय की वॉल उतनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल होती जाएगी, जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा गर्भस्थ शिशु का, यूट्राइन वॉल उतनी मजबूत होती चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब जल्दी से बताओ कि दूसरा काम कौन सा है? पहला तो साइड दे दी, दूसरा काम गर्भाशय की वॉल को मजबूती प्रदान भी करना, क्योंकि जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु का वेट बढ़ेगा तो गर्भाशय की वॉल यदि मजबूत नहीं होगी तो दिक्कत आ सकती है। तो अगला स्टेटमेंट लिख लेना, जैसे 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 गर्भस्थ शिशु का भार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु का भार बढ़ता जाता है, एंडोमेट्रियम और मजबूत होती जाती है।
कहानी में चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है गियर, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। एक बार फिर से मेरे को एक बात बता दो, गर्भाशय क्या है? मांसपेशियों से बना, लास्ट वर्ड क्या बोल रहे हो? अंग है। तो अंग है तो अंग किससे बना होगा? कोशिकाओं के बीच में एक वर्ड बोलना चाहिए तुम्हें, ऊतक। कौन सा वर्ड बोलना चाहिए? अगली हेडिंग लिखो, प्लासेंटा। प्लासेंटा की प्लेसेंटा? प्लेसेंटा, ये उसका इमेज है। ध्यान से सुन लो, पहले देख लो, ब्लैक से बना रहा हूं। ये जो चीज है, ये जो चीज है इसको कहते हैं गर्भाशय। कौन सी चीज है ये? गर्भाशय। गर्भाशय में कितनी वॉल होंगी? वो सब तुम पीएचडी ले लिए, आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय के अंदर सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है? एंडोमेट्रियम ही कुछ समय बाद एक ऐसी संरचना बनाती है जिसमें ब्लड 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 सेल ब्लड सेल ब्लड सेल ब्लड सेल और बहुत ज्यादा ब्लड सेल है। इसको कहते हैं प्लेसेंटा। तो अभी क्लियर करके बताओ, प्लेसेंटा को कौन बनाता है और प्लेसेंटा क्या है? स्टेटमेंट मेंशन करना। गर्भाशय की आंतरिक दीवार, गर्भाशय की आंतरिक दीवार एक विशिष्ट ऊतक का निर्माण करती है। गर्भाशय की आंतरिक दीवार एक विशिष्ट ऊतक का निर्माण करती है जिसे प्लेसेंटा या सामने नाम लिखा है अपरा कहा जाता है, या अपरा कहा जाता है। यह अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब बच्चा मां के गर्भ के अंदर है तब उसको एक वर्ड में बोलते हैं इंग्लिश में फीटस, और हिंदी में कहते हैं गर्भस्थ शिशु। क्या बोलते हैं इसको? तो याद रखना, जो ये गर्भस्थ शिशु है इसको पोषण कौन देगा? यही देगा, क्योंकि यही ब्लड सेल होती है। तो मां से, आपने सुना होगा, मां से बच्चे में एक नाल जुड़ी होती है। तो ये जो नाल होती है ये गर्भनाल होती है। ये जो आप देख रहे हो गर्भनाल। तो बताओ, गर्भनाल का एक हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? और प्लेसेंटा किसका पार्ट है? गर्भाशय। और गर्भाशय है किसका? मां का। और ये नाल का दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? बच्चे से। और जाता क्या है? ब्लड। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, बच्चा तो कुछ खाता पीता नहीं है, मां खाती पीती है। तो मां की बॉडी से ग्लूकोज, मां की बॉडी से प्रोटीन, मां की बॉडी से अमीनो एसिड इस ब्लड के जरिए इससे होते हुए, किससे होते हुए? कौन सी नाल से होते हुए इसके अंदर जाएंगे। तो आप सीधे से बताओ, प्लेसेंटा का कार्य क्या है? महत्वपूर्ण ब्लड सप्लाई तो दे रहे हैं, ब्लड सप्लाई के साथ में महत्वपूर्ण पोषक तत्व जा रहे हैं, इसको बोलते हैं पोषण देना। एक बात हमेशा याद में रखना, मेरे सामने वड़ा, तुम्हारे सामने समोसा रखा है, तुम्हारे सामने आलू बंडा, भजिया, छप्पन प्रसाद और जो कुछ भी रखे हैं, अगर कोई भी फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, अगर कोई भी फूड जिसमें प्रोटीन है, अगर कोई भी फूड जिसमें विटामिन है, मिनरल है, फैट है, अगर तुमने इसको खाया, इसका मतलब तुमने पोषण लिया है। कौन सी चीज ली है? याद रहेगा। तो अब जल्दी से बता दो, बच्चे से, मां से होते हुए बच्चे के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये जाते हैं, तो कौन सी चीज बच्चे के पोषण में हेल्प कर रही है? प्लेसेंटा। पहला काम, कार्य, पहला कार्य, कार्य 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 में पहला, गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करना। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये, प्लेसेंटा के कार्य बताइए। गर्भस्थ शिशु को पोषण देना, मतलब समझ में आया क्या बोला मैंने? मां जो भी खाएगी वो सब बच्चे में जाएगा। दूसरा, गर्भस्थ शिशु को सुरक्षा प्रदान करना। कैसे बताऊं यार, अब ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फिल्मों में देखा है, कई प्रेग्नेंट लेडी को विलेन जो है वो अगर हिट करता है, तो बताओ प्रेग्नेंट लेडी को अगर हिट करता है उसके वॉर्म में, तो बताओ वो चोट कौन झेलेगा? बताओ, गर्भस्थ
मदर को यदि हिट किया जाए, अगर हाथ से धक्का दिया जाए, तो इस चोट को कौन झेलेगा सबसे पहले? पहले उसका पेट, ये हो गया पेट। पेट के बाद गर्भाशय, गर्भाशय के बाद अंदर एक द्रव होता है एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक द्रव के बाद ये बच्चा, और बच्चा जब आगे की तरफ जाएगा तो बताओ उस बच्चे की सुरक्षा कौन करेगा? उसको बाह्य आघातों से कौन बचाएगा? प्लेसेंटा। तो ये है वो कहानी। नोट, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन अब हाँ, बाहर में लो सही कह रहे हो, बाहर में लो, बताता। अरे मतलब बताता, रियल में बताता, बाहर बता दूंगा। यहां बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक स्टेटमेंट लिखना सबसे पहले, HCG की उपस्थिति ही, HCG की उपस्थिति ही महिला को गर्भवती बनाती है। मतलब यदि लेडी प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब है, जल्दी से बता दो क्या होगा? प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलेगा? और अब ध्यान से सुनना, जैसे 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 किसकी होल्डिंग बढ़ती जाएगी, बच्चे का वेट बढ़ता जाएगा, तो बताओ कौन सी वॉल और मजबूत होती जाएगी? एंडोमेट्रियम मजबूत होती जाएगी, तो किसका फंक्शन और बढ़ता जाएगा? प्लेसेंटा ज्यादा से ज्यादा HCG रिलीज करेगा। ये ज्यादा से ज्यादा HCG आएगा ब्लड में, ब्लड से ये सीधे सीधे पहुंच जाएगा किडनी में और यूरिन के साथ मिल जाएगा, और फिर यूरिन से आ जाएगा बाहर। तो जब भी प्रेगनेंसी किट में चेक करते हैं ना कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो HCG को ही मेकर के रूप में हम ट्रेंड करते हैं। मतलब प्रेगनेंसी किट से जब भी लेडीज ये चेक करती हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, यही हार्मोन को मार्कर के रूप में देखा जाता है। क्योंकि अगर HCG यूरिन से आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली प्रेग्नेंट है। और सोचो, अगर डेफिनेटली प्रेग्नेंट है, इसका मतलब है कौन सी चीज बन चुकी है? प्लेसेंटा। एंडोमेट्रियम की वॉल स्ट्रेंथफुल हो चुकी है, ब्लास्टुला अटैच हो चुका है, ये सारी चीजें हैं। लिखना है स्टेटमेंट, गर्भवती महिलाओं के यूरिन में, गर्भवती महिलाओं के यूरिन में HCG पाया जाता है, इसीलिए, अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसीलिए प्रेगनेंसी किट में कि प्रेगा न्यूज में, प्रेगनेंसी किट, इसलिए प्रेगनेंसी किट में इसी हार्मोन को मार्कर के रूप में जाना जाता है। क्या मतलब वो मार्कर के रूप में जाना जाता है? इसी के बेसिस पर यह कंफर्म हो जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। एक स्टेटमेंट और लिख लो, खतरनाक है सच्चाई। टाइम हो गया क्या?
दोनों के लिए, तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, लाइन लिखना। अर्ली मॉर्निंग बराबर, अब अर्ली मॉर्निंग बराबर, अब क्या बोलूं, अर्ली मॉर्निंग, ताजी ताजी सुबह। हाँ, प्रातः अर्ली मॉर्निंग बराबर, अर्ली मॉर्निंग बराबर, हाँ, महिला के यूरिन में मैक्सिमम HCG, महिला के यूरिन में मैक्सिमम HCG इज इक्वल्स टू प्रेगनेंसी टेस्टिंग। कब करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट? अब वो सच्चाई जो सुनना नहीं चाहते हो आप, लास्ट लाइन लिखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। यह हार्मोन तभी पैदा होता है, कौन सा हार्मोन? ये किसी ने पूछा था मेरे, तुम्ही ने तो पूछा था मेरे से, मॉर्निंग टाइम पे नहीं पूछा था? तुम नहीं थे, कौन से था, कि प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलता है? अब अपन को याद है, तुमको होश नहीं है। हाँ? गजब कर दिए। कौन सी फूक रहा है इस समय तो? हाँ, क्या बता रहा था? यह हार्मोन तभी पैदा होता है, अच्छे से सुनना, कॉमा, अब तो मास्टरी हो गई होगी इसमें, जब निषेचित अंडाणु, जब निषेचित अंडाणु, दिमाग लगाओ जल्दी से, निषेचित अंडाणु, जायगोट, ठीक है, निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार से खुद को जोड़ ले, गर्भाशय की दीवार से खुद को जोड़ ले। इसका मतलब यहां पर निषेचित अंडाणु का मतलब जायगोट है कि भ्रूण का ब्लास्टुला है, और ब्लास्टुला अगर बन गया तो भैया बहुत खतरनाक मामला आ चुका है। मतलब समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, चलो, दो चीजें और हैं, जल्दी से लिखना है, फुर्सत हो जाए अपन, 5 बज गया, 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ, अब बताओ इसके बाद कौन सी चीज आती है? इसके बाद सर्विक्स आ जाता है सीधे सीधे। गर्भाशय को डिटेल कर लिया, ये वाला रीजन मैंने आपको बताया था, ये वाला रीजन कहलाता है सर्विक्स। जल्दी से लिख लो, 2-3 इंफॉर्मेशन लिखनी है। सर्विक्स गर्भाशय का सबसे निचला भाग, चित्र में भी देख सकते हो, ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय का ये सबसे निचला भाग, ये गर्भाशय का सबसे निचला भाग जो आगे, जो आगे वेजाइनल ओपनिंग में खुलता है। मतलब सर्विक्स और वेजाइना जो है वो गर्भाशय के ही पार्ट हैं। गर्भाशय का सबसे निचला भाग जो आगे वेजाइनल ओपनिंग में ही खुलता है, मतलब ये जो सर्विक्स है ये आके और थोड़ा सा क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ये है। अब मुझे जल्दी से बता दो, जो मेरे को मेन चीज आपसे पूछनी है, अच्छा बच्चा जो है वो कहां फंसा रहता है? यहां फंसा रहता है, और फिर बच्चे का जब बर्थ होता है तो वो इसी रूट से आता है बाहर। अब आप मेरे को एक बात बता दो सिंपल सी, जो ये चीज यहां पूछ रहा हूं यही चीज यहां पूछ रहा हूं। ये यहां गर्भाशय खत्म हो गया, अब आप मुझे बताओ जो ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूं ये क्या है? ये वाला कौन सा पोर्शन है? ये सर्विक्स तो है, ये दरअसल में सर्विक्स की कैनाल है, इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल नलिका बोल सकते हैं। और ये जो है इसको आप बोलोगे, फिर इसको कहोगे आप कि ये वेजाइना है, लेकिन इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा कि भाई ये वेजाइनल कैनाल है। तो ये कौन सी कैनाल हो गई, जल्दी से बता दो? और ये कौन सी कैनाल हो गई? इसको एक वर्ड में कहते हैं बर्थ कैनाल, क्या बोलते हैं? और बच्चा इसी रूट से बाहर आता है। अगला स्टेटमेंट क्या लिखना है? सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस
वेजाइनल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल, अर्थात बर्थ कैनाल के द्वारा बच्चे का जन्म होता है। अगली हेडिंग लिखना, सर्वाइकल कैंसर। अच्छा मेरे को एक बात बता दो, सर्विक्स होता है कि रियल में कैनाल होती है? कैनाल होती है। लेकिन सर्विक्स का जो ये रीजन है ना, ये रीजन, यहां की सेल मान लो बहुत ज्यादा वृद्धि करें तो बताओ अनियंत्रित विभाजन क्या बन जाएगा? कैंसर। कौन सा कैंसर बन जाएगा? सर्वाइकल। सर्वाइकल कैंसर किस कारण से होता है? एक वायरस के कारण। उसका नाम अच्छे से देख लो, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लिखना स्टेटमेंट कि सर्वाइकल कैंसर का कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। जल्दी से हेडिंग डालो, वेजाइना। वेजाइना को हिंदी में क्या बोल देंगे? ठीक है, दो ही चीज बता रहा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एलएबी किसे कहते हैं? दही में क्या पाया जाता है? जो दही में पाया जाता है वही फीमेल की वेजाइना में भी पाया जाता है, और एक एसिड फॉर्म करेगा, लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड के कारण लेडीज की वेजाइना का पीएच होगा 3 to 4। और ये 3 to 4 पीएच जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से, इस ओपनिंग की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे पैथोजन एंटर तो करते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर पहुंचकर कोई डिसीज कॉज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 to 4 पीएच वाला लैक्टिक एसिड इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे आंख में क्या होते हैं, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस जाते हैं डायरेक्ट, ये हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो जाएंगे, तो बताओ आंखों को रोग क्यों नहीं होता? क्योंकि आंखों में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुंह में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, बताओ बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम लार में भी पाया जाता है। उसी तरह से यहां वेजाइनल ओपनिंग में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन करता है, जिस वजह से पीएच इतना मेंटेन होता है, और इस वजह से लेडीज को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। स्टेटमेंट जल्दी से, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होकर 3 से 4 पीएच को मेंटेन करता है, 3 से 4 पीएच को मेंटेन करता है, जो महिलाओं की बहुत से संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। चलो जल्दी से बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? असल में वो बर्थोलिन ग्लैंड वेजाइना में ही पाई जाती है, ये है। तो एक स्टेटमेंट लिखना, योनि की दीवार पर या वेजाइना की दीवार पर, वेजाइना की दीवार पर बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है, जो
स्नेहक रूपी, लुब्रिकेशन को स्नेहक बोलते हैं, स्नेहक रूपी म्यूकस का स्त्रावण करती है। कंप्लीट। सोमवार को जब मिलेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रोटोजोआ।